हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। ये हमारा कर्ण बैच है और इस कर्ण बैच में हम लोग पढ़ रहे हैं 11th क्लास की फिजिक्स को। 11th क्लास की फिजिक्स का ये आपका चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है सरल रेखा में गति। इस चैप्टर के आज हम लोग पार्ट 3 को करने वाले हैं और इस पार्ट 3 में आज हम लोग देखेंगे कि कलन विधि से गति के समीकरणों का निबंध। इससे पहले के 2 वीडियो जो मैंने किए हैं उसमें हमने आपको चाल, दूरी, समय, विस्थापन, त्वरण ये सब कुछ बता दिया है और साथ ही साथ हमने एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को वहाँ पे आपको बताया है जो कि है ग्राफीय विधि से गति के समीकरणों का निगमन। यस, ग्राफीय विधि से गति के समीकरणों का निगमन यदि आपको देखना है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। इस चैप्टर की लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएगी। अब मेरी बात ध्यान से सुने, इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कलन विधि से गति के समीकरणों का निगमन करते हैं, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस। अब मेरी बात ध्यान से सुने, यहाँ पर गुरुजी हैं तो संभव है, शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप लिखेंगे कि कलन विधि से गति के समीकरणों का निगमन। या आप जानते हैं कि ए इक्वल टू मतलब त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर। इसका मतलब dv अपॉन dt। लेकिन ये डिफिनेशन जो है वो कैलकुलस की है, कलन शास्त्र की है। तो हम लोग लिखेंगे कलन शास्त्र की परिभाषा से, कलन शास्त्र की परिभाषा से, कलन शास्त्र की परिभाषा से क्या है, त्वरण A बराबर dv अपॉन dt। ठीक है, यदि मैं इसका कैंची गुणा करूं तो आएगा dv इक्वल टू a dt, आएगा कि नहीं। अब इसको अगर ध्यान से देखें तो ये है हमारा अवकल समीकरण। ये क्या है, हमारा अवकल समीकरण। और किसी भी अवकल समीकरण को, कैसे अवकल समीकरण है, क्योंकि यहाँ पे dv dt लिखा हुआ है, ये अवकल समीकरण है। और किसी भी अवकल समीकरण को यदि आपको हल करना है तो उसका केवल एक तरीका है, वो है समाकलन, वो है इंटीग्रेशन। आई मेरी बात समझ में? तो हम लोग इसका समाकलन करें। लेकिन मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है कि आप 11th क्लास में हैं और आपको समाकलन के बारे में जरा सा भी नॉलेज नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, घबराओ नहीं, मैं ऐसा बताऊंगा कि आपको प्रॉब्लम होगी ही नहीं। तो इसके आगे हम लोग लिखेंगे कि यह अवकल समीकरण है, यह अवकल समीकरण है जिसका हल समाकलन करके ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन एक चीज है, यह अवकल समीकरण है जिसका हल समाकलन नहीं, निश्चित समाकलन, डेफिनेट इंटीग्रल, निश्चित समाकलन करके ज्ञात किया जा सकता है। अब ये डेफिनेट इंटीग्रल आखिर है क्या, निश्चित समाकलन आखिर है क्या? निश्चित समाकलन वह समाकलन है जिसमें सीमाओं का उपयोग किया जाए। अब सीमाएं क्या हैं, हर एक वर्ड का मतलब मैं बताऊंगा, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मान लीजिए कि आपने एक ग्राफ बनाया जिसमें इधर जो है वो समय को डिनोट कर रहा है और इधर जो है ये वेग है। अब आपको पता है कि समय बढ़ेगा, वेग बढ़ेगा। मैंने माना कि प्रारंभ में कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक वस्तु है जिसका वेग प्रारंभ में कितना था, v है। मतलब यहां से लेकर u है, यहां से लेकर यहां तक वेग कितना है, v है। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई, कितना है, v है, u। अब इसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऐसे करके क्या कर रही है, मोशन कर रही है, जा रही है, गति कर रही है। इसकी वेलोसिटी अब बढ़कर कितनी हो गई, मैंने कहा इसकी वेलोसिटी अब बढ़कर कितनी हो गई, यहां से लेकर यहां तक, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक अगर हम डॉट डॉट मिलाएंगे तो ये हो जाएगा आपका v हो गई। समय कितना बीता, प्रारंभ में t बराबर 0 था, अब t बराबर t हो गया। मान लो t समय बीत गया तो इसका मतलब यहां पर t बराबर t हो गया। बस इतना डायग्राम, और कुछ नहीं बनाऊंगा मैं, सिर्फ समझाने के लिए बेटा। सो मैंने लिखा कि यह अवकल समीकरण है जिसका हल निश्चित समाकलन करके प्राप्त किया जा सकता है। माना वस्तु का प्रारंभ में वेग
प्रारंभ में वेग कितना था, माना वस्तु का प्रारंभ में t बराबर 0 पर, जब समय कितना था, 0 था, तब समय कितना था, 0, जहां से वो चलना शुरू हुई, ठीक है। t बराबर 0 पर वेग u है तथा t समय बाद वेग कितना हो जाता है, v हो जाता है, ठीक है। अगर ये v हो जाता है तो आप लिखेंगे यहां पे दोनों पक्षों का समाकलन, दोनों पक्षों का समाकलन, ठीक है। ए सुन लो तुम मेरी बात ध्यान लगा के, बोल रहा हूं अनुमान लगा के, क्या कहा, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, ठीक है। क्या हुआ, समाकलन, कैसे समाकलन करोगे, समाकलन का इस तरीके से सांप जैसा चिन्ह बनता है, और dv है तो dv लिख दोगे, और उसके बाद a लिखोगे और dt लिखोगे। आई होप ये बात समझ में आई होगी। लेकिन ये समाकलन है, ये निश्चित समाकलन नहीं है। ये dv लिखा है तो इसका मतलब ये वेग को बता रहा है, वेग का डिफरेंशिएशन है। सो वेग कहां से कहां तक है, प्रारंभ में u है और बाद में v हो जाता है। जो चीज प्रारंभ में होती है उसको कहते हैं निम्न सीमा, और यहां पर निम्न सीमा लिखी जाती है और यहां पर उच्च सीमा लिखी जाती है। मैं बताऊंगा, अभी घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो t है, ये t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन हो रहा है। इसका मतलब हम लोग यहां लिखेंगे कि प्रारंभ में t बराबर 0 था और बाद में t बराबर t हो जाता है। सो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे कि इनको सॉल्व नहीं कर पाते होंगे। 1 मिनट का समय लूंगा, कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए कि आपको दे दिया जाए कि x, और x ना लिखा हो, लिखा हो dx, और आपसे कहा जाए बताइए इसका मान क्या होगा। सिर्फ एक्स्ट्रा बता रहा हूं मैं, आप इसको रेड लाइन के ऊपर लिख सकते हो। dx इजकल टू यदि मैं बोलूं तो क्या होगा, x होगा। डिफरेंशिएशन क्या होगा, x होगा, क्योंकि एक यहां पे एक है और एक का x होता है, ठीक है। ये क्यों होता है, क्यों होता है ये आप बाद में जान लेना, मैं धीरे धीरे करके सब बताऊंगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं बता नहीं सकता, अभी बता सकता हूं पर आपके ऊपर से जाएगा तो समझ में नहीं आएगा। अब ये dx का x होता है। अब उसके बाद अगर ये लिमिट लगी होती, मान लो यहां लिखा होता 3 और यहां लिखा होता 5, और कहा जाता है अब इसको हल करो, तो क्या करते आप इसको बॉक्स में बंद करते बड़े वाले ब्रैकेट में, और यहां पे लिखते, इसको बोलते हैं निम्न सीमा और इसको बोलते हैं उच्च सीमा, लोअर लिमिट अपर लिमिट। यहां पे लोअर लिमिट होती और यहां पर अपर लिमिट होती। अब ये कैसे हल किया जाता, पहले अपर लिमिट रखी जाती है x की जगह पर, बाद में x की जगह पे लोअर लिमिट रखी जाती है। हल करने के बाद आंसर कितना आता है, 2। इस तरीके से हमारा क्या हो जाता, सॉल्व हो जाता। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। इसके बाद बेटा इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे, इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब मैं ये डायग्राम मिटा रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा मैं स्पेस लेके बता पाऊं एक्स्ट्रा, ठीक है। अब इसको देखो, ये dv का क्या हो जाएगा, dv का हो जाएगा v हो जाएगा, बॉक्स में बंद करेंगे। कहां से कहां तक है, u से लेकर v तक है, तो यहां पर u और यहां पर v। अब उसके बाद देखिए जो a है वो आपका नियतांक है, क्योंकि त्वरण एक समान है, ठीक है। तो इसका मतलब a को बाहर निकाल लिया, और dt का क्या हो जाएगा, dt का t हो गया। और उसके बाद ये 0 से लेकर t तक। देखो बेटा एक बार में नहीं समझ में आएगा, आप 10 जगह देखोगे नहीं समझ में आएगा, एक जगह देखो और समझने की कोशिश करो। अब उसके बाद देखो लिमिट रखेंगे तो v की जगह पे v ही रखना है और इस v की जगह पे u रखना है। मतलब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने लिमिट रखना शुरू किया। उसके बाद a को a पड़ा रहने दिया, ब्रैकेट लगाया और t की जगह पे t लिखा और इस t की जगह पे 0 लिखा। मतलब माइनस लगा के ऐसे लिखा जाता है, ठीक। इतना करने के बाद ये हो गया v माइनस u और इजकल टू a और t हो गया। इधर से आ गया v इजकल टू u प्लस ए टी। ये हो गया हमारा गति का पहला समीकरण। तो हम लोग लिखेंगे कि यह गति का प्रथम समीकरण है। तो यहां पर इसको शुरू करने से पहले लिख लेना प्रथम नियम, प्रथम समीकरण, सॉरी। अब इसके बाद ये आप लोग पूरा कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं, मैं इसे एक बार फिर से अभी आपको बता दूंगा
ताकि आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं पूरा एक बार बता दूंगा कि क्या क्या किया है मैंने, सिर्फ शॉर्ट में बता दूंगा कि आपको इसको कैसे अपने मन में रखना है कि हमें क्या क्या आखिर करना होगा, क्योंकि इतना जो थ्योरी है ये सिर्फ मैंने लिखने का तरीका बताया है। अब इसको कैसे आपको अपने माइंड में रखना है वो मैं बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको लिखना है कि त्वरण A बराबर dv और अपॉन dt। ठीक, अब इसको क्रॉस करेंगे तो dv और a dt, dv और a dt ये हो गया। अब इसका समाकलन करेंगे तो dv, a को बाहर निकाल लो और dt। a को बाहर क्यों निकाला? क्योंकि जो चीज़ नियतांक होती है उसका समाकलन नहीं होता। सो इसका मतलब dv और ये क्या हो गया इतना। अब ये dv हो गया, देखो समाकलन उसका होगा जिसके साथ d लगा होगा, जिसके साथ मान लीजिए कि ये d है तो t होता, अगर मान लो a t dt होता तो t फिर बाहर नहीं निकलता। अगर यहाँ पे मान लो t होता या t स्क्वायर होता तो फिर बाहर नहीं निकलता, बस इतना जान लो। ठीक है, अब इतनी बात समझ आ गई। इसकी लिमिट u थी, इसकी v थी, यहाँ से यहाँ तक, और 0 से लेकर t थी। अब लिमिट इसको हमने सॉल्व किया तो v हुआ, लिमिट रखा u से v तक, इसको किया a और इसको t लिखा, इसमें 0 से लेकर t तक। अब लिमिट रखना शुरू किया, v की जगह पर v और u की जगह पे v। ठीक है, मतलब v की जगह पे u। उसके बाद a को a रखा, इस t की जगह पे t रखा और t की जगह पे फिर 0 रखा। ठीक, यहाँ से आ गया v माइनस u और a t। ठीक, क्योंकि गुणा करेंगे वो खत्म, तो ये आ गया v इक्वल टू u प्लस a t। तो ये है आपका गति का पहला समीकरण। सो आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम करेंगे गति का दूसरा समीकरण, जो कि होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हेडिंग डालेंगे द्वितीय समीकरण। द्वितीय समीकरण कौन सा समीकरण? द्वितीय समीकरण। अब देखिए द्वितीय समीकरण कैसे करेंगे। द्वितीय समीकरण तो सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि आखिर द्वितीय समीकरण है क्या। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ये है, और यहाँ पे आया है s, और s क्या है? विस्थापन है। तो कुछ ऐसा करना चाहिए द्वितीय समीकरण में कि विस्थापन इंक्लूड हो जाए। तो हम लोग एक चीज़ जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि चूंकि वेग v बराबर क्या होता है? विस्थापन और बटे समय। होता है कि नहीं होता है? बताया है मैंने, विस्थापन बटे समय, जहां s क्या है? विस्थापन है। अब अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको अपॉन में लेकर आओगे नीचे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस, और इसको किया तो v और dt, सेम जैसे अभी किया है उसी प्रकार का ये है। सो आई होप ये इतनी बात समझ में आ गई होगी। लेकिन अब देखो मैंने कहा ना कि 1/2 हाफ क्या होता है समीकरण? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो s तो आ गया, u तो है ही नहीं, तो हम क्या करें? लिख दें ds बराबर, ये क्या लिखा हुआ है आपका? ये क्या लिखा हुआ है? v। तो इस v की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं u प्लस a और t। आई बात समझ में? और उसके बाद हो गया dt। ये कहाँ से आया? चूंकि लिख सकते हो आप कि v बराबर u प्लस ए टी लिख सकते हो, तो इसकी जगह पे u प्लस ए टी लिखा। अब इस dt को अंदर लेकर आओ, सो ds इक्वल टू, इसको अंदर लेकर आओ u और dt, फिर उसके बाद इसको अंदर लेकर आओ a t और उसके बाद dt। क्या इतनी बात समझ में आ गई? आ गई होगी, सिंपल सी बात है। अब उसके बाद देखो, अब हम लिखेंगे कि दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, क्या करने पर? दोनों पक्षों का निश्चित समाकलन करने पर। अब देखो ये क्या है? विस्थापन है, और प्रारंभ में विस्थापन 0 था, कुछ था ही नहीं, जहां थी वस्तु वहीं है, तो विस्थापन कहां से हो जाएगा? इसका मतलब हम लोग जब समाकलन का चिन्ह लगाएंगे तो क्या लिखेंगे? देखो ध्यान से सुनो, समाकलन ds, और कहां से? अभी लिमिट बाद में लगा देंगे। उसके बाद यहां पे समाकलन का चिन्ह लगाया और ब्रैकेट लगा के क्या लिखा हमने? ब्रैकेट लगाना पड़ेगा बेटा, और ब्रैकेट लगा के लिखा u,
और उसके बाद dt, ठीक है। तो अलग अलग कर लो, इसका समाकलन अलग और इसका अलग अलग कर लो, अलग अलग कर लो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। u और dt और उसके बाद a यहाँ पर at और dt, ठीक। आगे बात समझ में। अब आपको पता है कि ये जो विस्थापन आप देख रहे हो ना, ये 0 से लेकर s तक होता है। प्रारंभ में विस्थापन 0 था, अंत में विस्थापन s हो गया। प्रारंभ में समय t था तो प्रारंभ में समय 0 था और बाद में कितना हो जाता है, t हो जाता है। यहाँ पर भी देखो dt है तो dt को देखेंगे तो प्रारंभ में समय 0 है और बाद में t हो गया। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो केवल डिफरेंशिएशन t वाले पदों का हो रहा है। इसका मतलब u क्या है, उस समय कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल लूँ। सो मैंने क्या किया, यहाँ से ds ये जो लिखा हुआ पढ़ा रहने दो, अभी मत करो। ये लिखा 0 से लेकर s तक और ये हो गया ds। मैं बहुत आराम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको समस्या ना हो। u को बाहर ले आओ और 0 से लेकर t तक और dt। यहाँ पे a क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन मैंने कहा ना t कांस्टेंट नहीं है। जो t लिखा है वो कांस्टेंट नहीं, क्योंकि t का ही इंटीग्रेशन हो रहा है, इसलिए t कांस्टेंट नहीं है। तो इसका मतलब केवल a बाहर आएगा, t यहाँ रह जाएगा और dt हो जाएगा, ठीक। अब मुझे आपको फॉर्मूला बताना ही पड़ेगा, जो कि हम नहीं बताना चाहते थे, अब बताना पड़ेगा क्योंकि ये आ गया, ठीक है। अब देखो इसका हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, सॉरी इंटीग्रेशन करेंगे। देखो कैसे, ds का क्या हो जाएगा, s हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर s तक। फिर उसके बाद u का u पड़ा रहेगा, इसका क्या हो जाएगा t, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर बेटा 0 से लेकर t तक। जिसने इंटीग्रेशन कभी भी नहीं पढ़ा होगा उनको भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, बस थोड़ा समझना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखो ये क्या है, a, ये लिखा हुआ क्या, a, ठीक। तो a को a रहने दिया, तो कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, ये हो गया आपका 0 से लेकर t तक। तो देखो क्या लिखा, a को छोड़ दिया बाहर और 0 से लेकर t तक। लेकिन अब समस्या यह है कि आखिर इस t का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो देखो मेरी बात ध्यान से, एक चीज़ आपको एक्स्ट्रा लिखनी पड़ेगी। अब अगर आपसे dx बराबर पूछा जाएगा तो x, ये पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला कि अगर x dx लिखा हुआ है तो क्या होगा, x dx, तो x की पावर n और उसके बाद ये फॉर्मूला हमने बना दिया n, ठीक है। तो क्या होगा, अगर कहो तो डायरेक्ट बता दे, डायरेक्ट ना बताए ना। तो देखो क्या हुआ, x की पावर n+1 अपॉन में n+1, ये होता है फॉर्मूला। और अगर हम ध्यान से देखें तो इस n की जगह पे अगर हम लोग यदि n बराबर 1 कर दें तो आएगा x dx बराबर x की पावर 2 अपॉन में 2 आएगा कि नहीं आएगा बताओ। क्यों, क्योंकि x की जगह पे 1 करोगे तो 1 1 1 और 1 2। तो इसका मतलब ये हो गया कि t का क्या हो जाएगा, t² अपॉन 2 हो जाएगा। डरो ना, जो बायो के बच्चे हैं उनके लिए मैं बताऊंगा कि डरने वाली कोई बात नहीं। ऐसे याद करो कि x का x, dx का x और x का x²/2, इसका मतलब t²/2, ठीक। अब इसका देखो लिमिट रखो, s की जगह पे रखोगे तो s आएगा -0 होगा, ये u रखो और t की जगह पे t और इस t की जगह पे 0, फिर उसके बाद प्लस का a और ये 2 बाहर निकाल लो, 2 में का क्या रखोगे और इस t की जगह पे t रखोगे तो t² ही रहेगा और 0 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? सो आई होप इतना आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद s -0 तो क्या मिलेगा, s मिलेगा, यहाँ से मिलेगा t -0 t मिलेगा, ut हो जाएगा। और यहाँ से मिलेगा आपको कितना, t² में से 0² मतलब 0 माइनस होगा तो हो जाएगा आपका at² अपॉन में 2। इसको आप लिख सकते हो s = ut प्लस हाफ at²। कुछ किया मैंने आपको, इनको अगर आपने तैयार कर लिए, सिर्फ 3 है, कुछ नहीं है, केवल यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा खेल है, जो कि हमने बहुत आराम से बताया है। यदि आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो सिर्फ 1 मिनट में इसको पूरा बताते हैं। देखिए, वेग v बराबर ds/dt, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और फिर देखिए ये आ गया, ठीक। हमने लिखा दोनों पक्षों का निश्चित समाकलन करने पर। बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं है कि यह एक अवकल समीकरण है, इसका समाकलन निश्चित समाकलन द्वारा, इसका हल निश्चित समाकलन द्वारा प्राप्त होगा, ऐसा लिखने की बार बार जरूरत नहीं है।
हमने समाकलन लगाया, लिमिट हमने बता दी कैसे लगाई कि विस्थापन 0 से s है, समय 0 से t है। अगर वेग की बात होती यहाँ पर वेग का होता dv और du कहीं लिखा होता तो फिर u से v तक लिमिट लगती, ठीक है, क्योंकि प्रारंभ में जितना होगा वो लोअर लिमिट, जो बाद में होगा वो अपर लिमिट। इतना करने के बाद जो कांस्टेंट था बाहर निकाल लिया। इसमें u कांस्टेंट था। क्यों कांस्टेंट था u? क्योंकि इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष हो रहा? t के, तो t वाला छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे देखो a t लिखा है, तो t लिखा है, t छूट जाएगा क्योंकि t का होगा इंटीग्रेशन, a का नहीं होगा क्योंकि वो t नहीं है, वो t के पदों में नहीं लिखा है। आ रही बात समझ? इतना करने के बाद फिर हमने आपको कुछ यहाँ पे फॉर्मूले और बताए थे कि कैसे होगा कि t का क्या होगा, t²/2। ये सब कहाँ पढ़ोगे? 12th क्लास में जब मैथ में पढ़ोगे तब इंटीग्रेशन पढ़ोगे, तो ये सारी चीज़ें, लेकिन अभी समझना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हेडिंग डालेंगे तृतीय समीकरण, इसके बाद हेडिंग डालेंगे तृतीय समीकरण। अब बात करेंगे तीसरे समीकरण की, तो हेडिंग डालेंगे तृतीय समीकरण। तृतीय समीकरण, देखिए तृतीय समीकरण क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि तृतीय समीकरण है क्या। v² = u² + 2as। तो हम लोग यहां लिखेंगे कि चूंकि वेग बराबर वेग v बराबर, ये v लिखा है, वेग v बराबर क्या होता है? वेग v बराबर, वेग मत लिखो, त्वरण लिखो और आसान करो। त्वरण बहुत सारे तरीके हैं बेटा। त्वरण a बराबर dv/dt, लेकिन आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि मुझे t नहीं लाना है, इस t को हटाना है, इस t को हटाना है। तो मैंने क्या किया, a लिखा और इसको लिखा dv और अपॉन में लिख दिया dv के बाद ds, उसके बाद फिर ds/dt लिखा। ऐसा क्यों किया? देखो ds से ds कट जाएगा, फिर हमें dv/dt ही मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन बेटा आपको मैथ्स में भी करने पड़ेंगे। तो मैंने लिखा dv/ds, तो ds से ds काट दो, फिर से dv/dt ही मिल जाएगा। ऐसा करने से ये होगा कि आपका dt गायब हो जाएगा। अब कहाँ गायब हुआ सर? बताए आप कैसे गायब हुआ? कहाँ गायब ही नहीं हुआ। तो आपको v भी लाना है, a भी लाना है, s भी लाना है, लेकिन इसमें गायब क्या करना है? इसमें हमको dt नहीं चाहिए, dt हमको नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, a लिखेंगे और ये लिखा हमने dv/ds। अब देखो ds/dt हम लोग जानते हैं कि ds/dt = v होता है, तो इसकी जगह पे हम v लिख देंगे। आई बात समझ में? अब देखो ये हो गया आपका, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया ds, ये हो गया आपका ds, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो v dv, तो इसका मतलब क्या हो गया, v dv, और अभी मल्टीप्लाई नहीं किया, ये हो गया आपका ds और ये हो गया आपका a। सो आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब इसको मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो इसका जब इससे होगा तो a ds और इसका इससे v dv तो है ही, इसका मतलब v और dv, और इसको इससे करो तो a और ds। आई होप आपको ये बात समझ में अच्छे से आ गई होगी। अब लिखेंगे कि दोनों पक्षों का निश्चित समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का निश्चित समाकलन करने पर। अब निश्चित समाकलन कैसे होगा? देखो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन v और dv। अब आप बताओ, कमेंट करके बताओ, क्या इसका इंटीग्रेशन होगा? यस होगा। क्यों? क्योंकि v dv लिखा हुआ है और ये है dv और ये है v, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन v का होगा। फिर उसके बाद यहाँ देखो a को बाहर निकाल लो और ये ds। क्यों a बाहर निकला? क्योंकि वो ds है और ये a है, s है, वहाँ पे s का इंटीग्रेशन हो रहा है। लेकिन अब रही बात की लिमिट की, तो मैंने कहा था अगर वेग होगा तो u से लेकर v तक, और विस्थापन है तो 0 से लेकर s तक, डायग्राम बनाकर दिखाया था मैंने। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करो। अभी मैंने बताया था कि आपको बोला था कि x dx लिखा है तो x²/2 होता है, इसीलिए यहाँ पे v²/2 होगा, और लिमिट हो जाएगी आपकी 0 से लेकर u से लेकर v तक। इसमें आपका a हो गया और ds का s हो जाएगा, और लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर s तक। बताइए ये बात समझ में आ गई या नहीं?
अब देखो 2 से तो आपको मतलब नहीं है, v की जगह पे v रखना है, फिर u रखना है, तो v की जगह पे v रखोगे तो v स्क्वायर ही आएगा, फिर बीच में माइनस लगाओगे, u रखोगे तो u स्क्वायर आएगा और अपॉन में 2 आएगा, और यहाँ से हो गया a, और s की जगह पे s रखोगे -0 रखोगे। सो यहाँ से मिलेगा हमको v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और यहाँ से मिलेगा हमको as, और यहाँ अपॉन में 2 होगा जो इधर जाएगा। इसका मतलब v स्क्वायर इजकल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इसके नीचे आप लिख सकते हो यह गति का तीसरा समीकरण है या तृतीय समीकरण है। क्या किया मैंने इसमें, सबसे पहले हमने त्वरण बराबर लिखा। हमने त्वरण बराबर लिखा कि dv अपॉन dt। हमें t नहीं चाहिए था तो हमने गायब करने के लिए ds से किया ऊपर नीचे, जिसकी वजह से इस ds अपॉन dt को v बना दिया और कैंची गुणा करके इंटीग्रेशन कर दिया, ख़त्म हो गया है। सो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे हम लोगों को समाकलन करना है। आप इसके बाद अपनी कॉपी के नीचे ये नोट ज़रूर लिख लीजिएगा एक, कि अगर dx का करोगे तो x आएगा, और दूसरा x की पावर n का करोगे अगर तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 आएगा। ये आपने अगर फॉर्मूले याद कर लिए तो आपका काम अच्छे से हो जाएगा। सो आई होप ये इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, आपको ये सारे समीकरण अच्छे लगे होंगे, है ना। सो तीनों समीकरण अगर आपको अच्छे लगे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिएगा कि आपको ये कैसा लगा वीडियो। और इसके बाद अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि आप पढ़ें और मन लगाकर पढ़ें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें या ना करें पर पढ़ें, ठीक है। और लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जिसको यूज़ करके आप पिछले वीडियोस को देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।